मगर अब हुकूमत वही करने जा रही है जिसका कल तक इनकार किया जा रहा था और हुकूमती रहनुमाओं की इन्हीं बयानात ने अदालती इस्लाहात को लेकर पूरे मामले को मुतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से शुरू दिन से इस मामले को खुफिया रखा गया। कभी आईनी तरामीम का शोशा छोड़ा गया तो कभी उसकी तरदीद की गई और अब जिस गैर शफाफ तरीके से ये आईनी तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है उससे न सिर्फ ये तरामीम मुतनाज़ा होंगी बल्कि इदारा भी मुतनाज़ा होगा और तासुर यही जाएगा कि हुकूमत ये सब इस्लाहात के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है और वो भी इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके नतीजे में एक इदारा मुतनाज़ा होगा और मुल्क मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है। इसी मुमकिना आईनी तरामीम से मुतल्लिक आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी देकर हमला होने जा रहा है। जब आप अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसके अलावा आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की भी मुकम्मल हिमायत की। इमरान खान ने कहा कि उन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस मामले पर और इसके अलावा कल हुकूमत का क्या किस किस्म की आईनी तरामीम लाने जा रही है इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए लॉ एंड जस्टिस अकील मलिक ने। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिर कल फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजाद साहब, बिल्कुल। और ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तिकाक है। ज़ाहिरी बात है ये आईनी तरमीम हो या बिल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये हमारा प्रोगेटिव है और इस प्रोगेटिव को हम इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज पता नहीं क्यों एक मखसूस सियासी जमात कर रही है और इस पर सियासत खेली जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, इससे पहले भी कई दफ़ा आईनी तरमीम हुई हैं। ये कोई पहली या अनोखी दफ़ा नहीं है कि शायद पहली दफ़ा कोई आईनी तरमीम लाई जा रही है। इसके बाद भी कई पार्लियामान आएंगे, उसमें भी आईनी तरमीम होंगी। तो ज़रा पहले फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। ये जो आईनी तरमीम है ये जुडिशल पैकेज के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से है? देखें, लॉ रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से ज़रूर हमने एक मसवदा तैयार किया हुआ है और ये बड़े अरसे से जो लीगल रिफॉर्म्स या लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर बहस चल रही है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखें कुछ आदाद शुमार भी आपके गोशो गुजार करूँ तो 2.26 मिलियन केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट अलोन 60,000 केसेस वहाँ पे पेंडेंसी है। तो तमाम तर केसेस जो है वो ये पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये सारा ईट अप कर जाते हैं टाइम। पार्लियामेंट का इस्तिकाक भी है, आप कहते हैं इस्लाहात लाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो हुकूमत ने एक दफ़ा खुद आज़म रज़ी तार साहब ने कहा था कि ये कहीं पे ज़ेर बहस है, फिर इतनी बहस होती रही, हुकूमत डिनाई नहीं कर रही थी। 23 तारीख को आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कोई इरादा नहीं आईनी तरमीम का, जुडिशल पैकेज का, कोई ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा है। आपने कहा, अगले दिन अता तारा साहब ने कहा, उसके अगले दिन आज़म नज़ीर तारा साहब ने डिसाइड किया, कह दिया आके तरदीद कर दी, कुछ नहीं करने जा रहे। तो एकदम से इरादा कैसे बना है हुकूमत का? देखिए, इरादा मैं अगेन अपने आप को भी करेक्ट कर देता हूँ, अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन उस टाइम लाने की जो थी बात वो हतमी तौर पे नहीं थी और उस टाइम इरादा नहीं था, फाइनलिटी नहीं थी कि लेके आनी है ये, लेकिन अंडर कंसिडरेशन थी उस वक्त, ऑन एंड ऑफ अंडर कंसिडरेशन रही है। अता तारा साहब ने कहा कि हमारा कोई इरादा ही नहीं है, तो अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। देखिए, एट दैट पर्टिकुलर टाइम अंडर कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ज़ेर बहस और ज़ेर गौर ज़रूर आई है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर साहब ने मई में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईनी तरमीम के हवाले से सोचा जा रहा है। और क्या है एग्जैक्टली क्या है कल जो मसवदा आप पेश करने जा रहे हैं तरमीम का, क्या करने जा रहे हैं उसमें? देखिए, उस पर ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जुडिशल इस्लाहात हैं या लीगल रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से बिल्कुल एक अच्छी मुस्बत पॉजिटिव सोच के साथ गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। और ये भी मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि ये अभाम भी दूर होना चाहिए कि ये कोई शायद पर्सन स्पेसिफ़िक है। ये कतन किसी पर्सन स्पेसिफ़िक लीगल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाया जा रहा। ये एक इस्लाहात जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और ये ज़रूरतें है अभी फ़िलवक़्त जो आपका सिस्टम है उसके लिए, क्योंकि इतने केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हुकूमत पे भी काफ़ी बर्डन है, वो खा वो पेंशन्स के हवाले से हो, खा वो नए लोग जो सिस्टम में आने हैं, तो एक रिटायर होता है तो दूसरा आ जाएगा तो उससे तो उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन पेंशन वाली बात आपकी हुकूमत पहले भी कर चुकी है
क्या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जा रहा है इस तरमीम के जरिए, 65 से 68 किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखें शहजाद साहब, बिल्कुल ये एक पॉइंट है, वो अंडर कंसिडरेशन है, और इसमें कतन अगर हो भी जाता है और अगर पेश की जाती है तो इसमें किसी की हक तलफी नहीं हो रही। इसमें वही होगा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं मौजूदा, उनकी उम्र में तोसी होगी, और साथ जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं उन तमाम की उम्र में, यानी सारे जजेस की उम्र जी अक्रॉस द बोर्ड 68 हो जाएगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी। और ये कतन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये कोई पर्सन स्पेसिफिक है। ये कतन पर्सन स्पेसिफिक नहीं, ये तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। और इसका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे आप? मैं अगेन आपको कहा कि एक पेंशन्स का बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, उसके अलावा जो नए तो सिविल सर्वेंट्स, और ये जजेस के हवाले से नहीं है, मैं थोड़ा ये भी करेक्ट कर दूं कि इसके ऊपर एक सिविल सर्वेंट्स के हवाले से गवर्नमेंट की जो सोच थी कि सिविल सर्वेंट्स या जो एक सिविल सर्विस में लोग आते हैं, उस हवाले से भी इसमें सोचा जा रहा था। तो अमेंडमेंट पेश की जाएगी उसमें सिविल सर्वेंट्स के हवाले से भी एज उनकी जो है 65 से 68 कर दी जाएगी, सिर्फ जजेस के हवाले से नहीं होगा। देखें, मैं इसको हतमी तौर पे तो कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सोच थी वो सिविल सर्वेंट्स और उसमें ऑब्वियसली लीगल रिफॉर्म्स के साथ मेन जो पेंशन का बर्डन है 1000 अरब से ज्यादा का, उसमें तो सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा बोझ है। जो रिटायर्ड फौजी अफसरान एहलकार हैं उनका है, जजेस का तो बहुत कम पेंशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स का ओवरऑल अगर देख लिया जाए तो उसमें है, लेकिन खाली एज के हवाले से नहीं है। इसमें मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन हैं, और उसमें ज़ाहिरी बात है जिसमें ज़्यादा बेहतर जो एक लॉ रिफॉर्म्स या लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चीज़ ज़ेरे गौर आएगी, और जो दीगर अपोजिशन की जमातों में से भी कुछ जो आवाज़ें आई हैं, जो बात की गई है कि ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए और इसको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। मिसाल के तौर पे आज मौलाना साहब ने भी ये जिक्र किया, एक मैं देख रहा था उस क्लिप में, उन्होंने कहा कि और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए किसी भी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी ओवरऑल तो उसको भी जो एक रेपुटेशन है वो क्या है, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी तब्दील कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। देखें, सीनियरिटी प्रिंसिपल तो 175A सब आर्टिकल 3 में वो है कि सीनियर मोस्ट जज है जी, लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँ कि अल जहाद ट्रस्ट केस में जो इज़्ज़त में आप सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, और हाल ही में आपने देखा कि उस केस की एप्लीकेबिलिटी या उस केस पे अमल पैरा होना भी जो हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर किया गया है। तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जैसे आप खुद कह रहे हैं 175A का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट है वही बनेंगे, तो उसके लिए तो तरमीम चाहिए होगी आपको। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और उसमें सीनियर मोस्ट जज ही हैं। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं ये अंडर कंसिडरेशन। जब आप कहते हैं कि सब के ऑप्शंस हैं, इसका मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ड्राफ्ट, या फिर ये तमाम चीज़ें कल जो अमेंडमेंट होगी उसमें होगी, एज भी होगी और ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करने की शिक भी होगी। देखें, मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हम 3-4 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल हतमी शक्ल में हैं। अब इसमें कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज़ को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, और उसमें फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की है। और नंबर्स आपके पास हैं ये अमेंडमेंट पास करवाने के लिए? जी बिल्कुल, नंबर्स तकरीबन पूरे हैं, और मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कल तक 212 थे, एक सीट पीपल्स पार्टी कल जीती, आपके इत्तेहादी हैं, 213 हो जाएंगी, तो बाकी फजल रहमान साहब सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं एज बढ़ाकर तो वो तो मुखालफत कर चुके हैं इसकी। नहीं, उन्होंने जो तजवीज़ दी है वो भी मैं कह रहा हूँ कि ज़ेर गौर है, और ये कतन उसको रूल आउट नहीं किया गया, और अच्छी तजवीज़ है उनकी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को ही खाली ना देखा जाए, कम अज़ कम आप बाकी चीज़ों को जो उसके साथ एंसिलरी चीज़ें हैं उनको भी अंडर कंसिडरेशन ज़रूर लेना चाहिए।